Hello everyone, welcome to Wow IS. Today we'll cover our daily current affairs module for the 18th of May. Okay, before we start, I would again like to remind you of our ACAD initiative. अगर आप कोई भी टॉपिक वीक है तो आप प्लीज उसके आंसर लिख के हमारी वेबसाइट पे सबमिट कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला जाएगा. ओके, कंटेंट की पीडीएफ के लिए एज यू ऑल नो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी, तो प्लीज ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल. Also, don't forget to subscribe and press the bell icon of our YouTube channel. Okay, now let's begin. So this is the content for 18th of May. Okay, we shall discuss this one by one. First, we will discuss about India on the margins of Afghanistan policy. अफगानिस्तान में पीस डील के लिए नेगोशिएशंस हो रहे हैं और उसमें इंडिया को बाहर रखा गया है, तो उस पर थोड़ा डिस्कशन करेंगे. फिर उसके बाद जो दूसरा टॉपिक है वो है न्यू पॉसिबिलिटीज फॉर द एग्रीकल्चर सेक्टर. इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या क्या लेजिस्लेशंस हैं और उनके क्या क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, उनको देखेंगे. फिर जो तीसरा टॉपिक है वो है फिस्कल सपोर्ट टू द पावर सेक्टर. ओके, नाउ जो फोर्थ टॉपिक है हमारा वो है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स. वी विल सी व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दीस बॉन्ड्स. ओके, फिर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है नेशनल माइग्रेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम. तो ये बेसिकली डेवलप किया है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने. ओके, आपको ये याद रखना है ये किसने डेवलप किया है. ये एक सेंट्रल रिपोजिटरी है जिससे हम माइग्रेंट वर्कर्स की जो मूवमेंट है उसको ट्रेस कर सकते हैं. कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग हो सकती है, उनके फोन नंबर्स, एड्रेसेस, देयर डेस्टिनेशन एंड वेयर आर दे कमिंग फ्रॉम, ये सब को ट्रेस किया जा सकता है. नाउ जो अगला टॉपिक है वो है आयरन मैंगनीज बेस्ड बायोडिग्रेडेबल एलॉय. तो ये फिजिकल जो इम्प्लांट्स होते हैं बॉडी में उसके लिए यूज किया जाएगा. अभी तक जो भी इम्प्लांट्स होते हैं वो परमानेंट होते हैं और उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं. ये बेसिकली जो इम्प्लांट आपका होगा वो बायोडिग्रेडेबल है, तो वो आपकी बॉडी में बहुत दिनों तक नहीं रहेगा और अपने आप डिसअपियर हो जाएगा, तो उसका एडवांटेजेस देखेंगे. फिर है बाल्टिक ट्रेवल बबल, वो हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा. फिर नेक्स्ट इज ट्रोग्लोमाइसिस टिटरी. दिस इज एन ऑर्गेनिज्म फंगस पैरासाइट. ओके, तो वी विल डिस्कस अबाउट दिस इन शॉर्ट. व्हाई इज दिस इम्पोर्टेंट? बिकॉज इसका नाम ही थोड़ा अलग सा है, ट्विटरी. ओके, तो दिस कैन बी आस्क्ड इन यूपीएससी. नाउ जो लास्ट टॉपिक है हमारा वो है ह्यूमन चैलेंज स्टडीज. WHO ने हाल ही में ह्यूमन चैलेंज स्टडीज को ऑथराइज कर दिया है कोविड-19 की स्टडी के लिए, तो वो हम देखेंगे. तो लेट्स बिगिन. पहला टॉपिक है हमारा इंडिया ऑन द मार्जिन्स ऑफ अफगानिस्तान पॉलिसी. तो ये एक ओपेड है. ओके, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो भी पीस डील नेगोशिएशंस चल रहे हैं अफगानिस्तान में उसमें इंडिया का क्या रोल रहा है अभी तक और आगे क्या होने वाला है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें ऐसा सजेस्ट किया है कि जो इंडिया की अफगानिस्तान एंड फॉरेन पॉलिसी है इट हैज लैक्ड फ्लेक्सिबिलिटी. हाउ इट हैज लैक्ड फ्लेक्सिबिलिटी? इंडिया हमेशा अपने ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ ही कन्वर्स करना चाहता है. जैसे वो तालिबान को उसने हमेशा से अलग रखा है, वो तालिबान के साथ एंगेज करना चाहता ही नहीं है, तो देयर वी लैक अ फ्लेक्सिबिलिटी. ओके, नाउ द राइट अप्रोच शुड हैव बीन टू इंक्लूड establish open connections with all political groups including with those which India thinks to be in Pakistan's pocket. Okay, इंडिया ने हमेशा सोचा है कि जो तालिबान है वो पाकिस्तान का पपेट है, तो उसके साथ हम एंगेज नहीं करेंगे, विच इज अ रॉन्ग स्टार्टिंग पॉइंट. नाउ इंडिया को साइडलाइन कर दिया गया है जैसा कि मैंने आपको बताया. ओके, तो एक यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट ने मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी जिसमें 6 नेबर्स को अफगानिस्तान के बुलाया गया था. दीज इंक्लूडेड चाइना, पाकिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान. बिसाइड्स दीज invitations were also sent to USA, रशिया एंड अफगानिस्तान, एंड इंडिया वाज केप्ट आउट ऑफ इट. नाउ इंडिया के जितना भी तक कंस्ट्रक्टिव रोल रहा है अफगानिस्तान में, हमने 2001 से काफ़ी सारा पैसा अफगानिस्तान में इन्वेस्ट किया है, बट उसका जो कंस्ट्रक्टिव रोल है उसको हमेशा से इग्नोर किया गया है और इंडिया को इस मीटिंग में भी नहीं बुलाया गया. इंडिया हमेशा से अशरफ घानी गवर्नमेंट को सपोर्ट करता आया है, बट दे ऑल्सो नेवर बैटेड फॉर इंडिया. अभी भी उनने ये ज्वाइन कर लिया और उनने कोई कंडीशन नहीं रखी कि जब तक इंडिया ज्वाइन नहीं करेगा तब तक हम भी ज्वाइन नहीं करेंगे. ओके, अगेन यूएस पे हम काफ़ी रिलाई करते हैं, तो यूएस ने भी इस टाइप की कोई भी कंडीशन नहीं रखी और वो सिर्फ अपना सेल्फ इंटरेस्ट ही उसने देखा. ओके, नाउ जो एक मेन सजेशन है वो ये है कि इंडिया को तालिबान से डायरेक्टली एंगेज करना चाहिए. दे शुड डायरेक्टली टॉक अबाउट देयर कंसर्न्स अबाउट टेररिज्म. ओके, नाउ व्हाई वाज इंडियाज प्रेजेंट नॉट कंसीडर्ड वाइटल? वी शैल सी दैट.
So by avoiding open contacts with the Taliban, India has reduced its role in the international diplomatic efforts. ये पॉइंट सबसे ज़्यादा मेन है कि हमने तालिबान के साथ एंगेज ही नहीं किया है आज तक, और ना हम करना चाहते हैं, तो इसलिए हमेशा हमको उससे बाहर रखा गया, क्योंकि तालिबान एक बहुत इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है अफगानिस्तान पॉलिटिक्स का, तो आप उसको कहीं से भी बाहर नहीं रख सकते। तो अगर आप उसके साथ एंगेज नहीं करोगे तो आपका रोल नहीं बनता है वहाँ पे। फिर यूएस इज प्रेजेंटली डिपेंडेंट ऑन पाकिस्तान फॉर द सक्सेसिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इट्स तालिबान डील। हमेशा से अफगानिस्तान पॉलिसी में पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। ओके, तो पाकिस्तान हमेशा से अपना पॉलिटिकल हैवी वेट यूज करके इंडिया को हमेशा से कोशिश करता है कि इंडिया को बाहर रखा जाए किसी भी एंगेजमेंट से। नाउ इंडिया को क्या करना चाहिए? इंडिया शुड मेंटेन स्ट्रॉन्ग लिंक्स विद द अफगान गवर्नमेंट, built and support its traditional Afghan allies, okay? But India should also establish open lines of communication with the Taliban. ये हमेशा से बोला जा रहा है कि आप तालिबान के साथ एंगेज करो, आपके पास और कोई ऑप्शन है नहीं। ओके, नाउ विल मूव फॉरवर्ड। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है न्यू पॉसिबिलिटीज फॉर द एग्रीकल्चर सेक्टर। ओके, क्या क्या न्यू पॉसिबिलिटीज है? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अमेंडिंग द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को अगर हम अमेंड करते हैं तो क्या क्या हमको बेनिफिट्स होने वाले हैं इससे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है 1955 का, उसके जो रूट्स हैं वो लाई करते हैं डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स में। 1943 में एज यू ऑल नो एक वर्ल्ड वॉर चल रही थी, इंडिया में काफ़ी सूखा पड़ा हुआ था, फेमाइन थी। ओके, तो ये स्कार्सिटी एरा लेजिस्लेशन है, जब हमारे पास प्रॉपर फूड नहीं होता था, सफिशिएंट फूड नहीं होता था, उस टाइम का ये लेजिस्लेशन है। तो हम स्टॉक लिमिट्स लगा के रखते थे कि आप इससे ज़्यादा नहीं रख सकते, ब्लैक मार्केटिंग को अवॉइड करने के लिए। ओके, बट अभी क्या सिचुएशन है? अभी इंडिया इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड। ओके, एंड इट इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बोथ व्हीट एंड राइस आफ्टर चाइना। तो अब हम उतने हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो उतने स्कार्स नहीं है, अभी हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, अपनी जो स्टॉक लिमिट है वो बढ़ा सकते हैं। ओके, नाउ व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट? इज दैट इट डिस्करेजेस प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट। अब आप अगर स्टॉक लिमिट्स लगा दोगे तो प्राइवेट एंटिटीज इन्वेस्ट ही नहीं करेंगी। ओके, नाउ फिर क्या होता है कि फार्मर्स व्हेन दे ब्रिंग देयर प्रोड्यूस टू द मार्केट आफ्टर द हार्वेस्ट देयर इज ऑफन अ ग्लट एंड प्राइसेस प्लमेट। तो क्या होता है कि सारे आप एपीएमसी के बाहर अपना प्रोड्यूस बेच नहीं सकते हैं, ये एपीएमसी एक्ट में है, आपको स्टेट ओन्ड मंडीज में ही अपना प्रोड्यूस को बेचना पड़ेगा। तो जब बिकने की बारी आती है तो हमेशा सरप्लस होता है। ओके, और इतना सरप्लस होता है कि फार्मर्स को अपने प्राइस मिलता ही नहीं है, उनको कभी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता है। ऑन द अदर हैंड क्या होता है कि कंज्यूमर्स को भी ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं, कभी कभी एक रीजन में स्कार्सिटी हो जाती है, जैसे कि हमने देखा प्याज की प्राइस इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो कभी 100-150 रुपये भी पहुंच जाती है। ओके, तो किसी को भी बेनिफिट नहीं हो रहा है, बेसिकली ना फार्मर्स को बेनिफिट हो रहा है ना कि कंज्यूमर्स को बेनिफिट हो रहा है। नाउ सेंटर वाज आल्सो थिंकिंग टू अलाउ अ लॉ फॉर फार्मर्स टू सेल आउटसाइड एपीएमसी व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, फार्मर्स सफर मोर इन मार्केटिंग देन इन प्रोडक्शन एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। ठीक है, एपीएमसी मार्केट्स मोनोपोलिस्टिक होते हैं, उनमें इंटरमीडिएरीज होते हैं और उनको बहुत पैसा देना पड़ता है, तो फार्मर्स की जेब में कुछ नहीं बचता है। ओके, इट विल ऑल्सो लोअर मंडी फी, अगर एपीएमसी एक्ट में बदलाव आते हैं तो मंडी फी भी कम हो जाएगी। ओके, और फाइनली वन कॉमन मार्केट फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो पाएगा हमारे पास। जो फार्मर्स हैं वो इंटरस्टेट ट्रेड भी कर सकते हैं, जहाँ पर शॉर्टेज है वहाँ फूड जा सकता है, फार्मर्स डायरेक्टली वहाँ बेच सकते हैं, तो उनको अच्छा रिन्यूमरेशन भी मिलेगा। फिर जो तीसरा पॉइंट है वो है लीगल फ्रेमवर्क फॉर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो प्राइवेट एंटिटीज हैं वो डायरेक्ट फार्मर से एंगेज कर सकती हैं। ओके, विद द एश्योरेंस ऑफ प्राइस टू द फार्मर्स एट द टाइम ऑफ सोइंग। ओके, फार्मर्स पहले से डिसाइड कर सकते हैं कि वो कितने दाम पे किस चीज़ को बेचेंगे, तो उसके हिसाब से वो अपना सीड बोएंगे, जिस पे ज़्यादा प्रॉफिट होगा वही फसल उगेगी। ओके, नाउ दिस व्हाट विल दिस डू दैट दिस विल मिनिमाइज देयर मार्केट रिस्क्स। ओके, अभी वो कोई भी जैसे उनने एक फसल उगाई, अब उसका जो प्राइस है वो तो बाद में ही तय होगा कि क्या होने वाला है। अगर बहुत बम्पर फसल होती है तो प्राइसेस ऑब्वियसली कम हो जाएंगे, तो इसमें उनको फ़ायदा है कि वो पहले से अपना प्राइस नेगोशिएट कर सकते हैं। ओके, नाउ एक और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि हमको फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करना पड़ेगा। एंड व्हाई इज दिस सो? प्राइवेट एंटिटीज अब एक इंडिविजुअल फार्मर के पास जाके तो नेगोशिएशन करेंगे नहीं, दे नीड स्केल, तो उनके पास
एक पूरा ग्रुप होना चाहिए जो उनसे नेगोशिएट कर सके. दिस इज वेयर दीज फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस कम इनटू फोर्स. ओके, सो नाउ विल मूव फॉरवर्ड. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक हमारा वो है फिस्कल सपोर्ट टू द पावर सेक्टर. ओके, नाउ 90,000 करोड़ का फाइनेंशियल पैकेज मिला है पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को और डिस्कॉम्स को, जिससे कि वो अपना लोन वापस कर सके जनरेशन कंपनीज को, और जनरेशन कंपनीज फाइनली उनका खुद का लोन जो माइनर्स हैं उनको दे सकें. ओके, नाउ दिस इज सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट द सेंटर विल एक्ट एज गारंटर फॉर लोन्स गिवन बाय द स्टेट ओन्ड पावर फाइनेंस कंपनीज एंड आरईसी. आरईसी क्या है? रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशंस. ओके, नाउ ये दोनों कंपनीज पीएफसीज एंड आरईसीज ये डिस्कॉम्स को लोन देंगी और उस लोन के थ्रू जो डिस्कॉम्स हैं वो अपना पैसा लौटा देंगी जनरेशन कंपनीज को. ओके, दिस इज व्हाट द प्लान इज. और फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस लोन को सिक्योर करता है. बस यही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रोल है. नाउ इसका ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जो फाइनेंशियल कंडीशंस हैं डिस्कॉम्स की वो हमेशा से काफ़ी वीक रही हैं. एक स्कीम आई थी उज्ज्वल डिस्कॉम अश्योरेंस योजना और द उदय, इसमें भी रिवाइवल करने की कोशिश की गई थी डिस्कॉम्स को, बट दैट प्रूव नॉट टू बी वेरी सक्सेसफुल. ओके, अब फंडामेंटल प्रॉब्लम्स क्या हैं डिस्कॉम्स के साथ? सबसे पहले तो है लैक ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस. जो कमर्शियल सेक्टर है, इंडस्ट्रीज हैं, वो हमेशा से डोमेस्टिक यूज को क्रॉस सब्सिडाइज किया है. एक जगह आप पैसा कम करते हो तो दूसरी जगह का पैसा बढ़ा देते हो. इससे क्या होता है कि कॉम्पिटिटिवनेस काफ़ी कम हो जाती है. दूसरा है इंडिया में लॉसेस. बिजली आपको डिस्ट्रीब्यूट ज़्यादा करनी पड़ती है और उसके हिसाब से जो आपके बिल आते हैं वो काफ़ी कम आते हैं, तो आप रेवेन्यू कलेक्शन कर ही नहीं पाते. इसलिए इनका जो फाइनेंशियल स्टैंडर्ड है, जो फाइनेंशियल हेल्थ है डिस्कॉम्स की, वो काफ़ी वीक है. ओके, इसके लिए ये स्कीम आई थी, उदय आई, और अब ये 90,000 करोड़ का लिक्विडिटी पैकेज आया. ओके, नाउ विल मूव फॉरवर्ड. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक हमारा वो है सोवरन गोल्ड बॉन्ड्स. ओके, नाउ व्हाट आर सोवरन गोल्ड बॉन्ड्स? दीज आर इशूड बाय द आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट एंड आर डिनोमिनेटेड इन गोल्ड. ओके, नाउ इट्स अ सब्स्टिट्यूट फॉर होल्डिंग फिजिकल गोल्ड. आप गोल्ड खरीदने की बजाय सोवरन गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं. ओके, ये दीज आर बैक्ड बाय सोवरन गारंटी. आपका पैसा सरकार किसी भी कीमत पे चुकाएगी. ओके, नाउ और बेनिफिट्स इसके ये हैं कि फिजिकल गोल्ड को स्टोर करने के लिए आपको लॉकर्स की जरूरत पड़ेगी, सेफ कीपिंग की जरूरत पड़ेगी, तो ये सब इसमें नहीं होने वाला है. यू शुड नॉट वरी अबाउट द सेफ कीपिंग ऑफ योर फिजिकल गोल्ड. ओके, नाउ दीज ऑल्सो ऑफर इंटरेस्ट रेट ऑफ 2.5%. आपको इंटरेस्ट रेट भी मिलेगा 2.5% पर एनम पे. Okay, and these can also be used as collateral for availing loans from banks and NBFCs. Okay, आपको इनके बेसिस पे लोन्स भी मिल सकते हैं. तो बेसिकली आप इनमें इन्वेस्ट कीजिए, तो जब आप रिडीम करेंगे इसको आफ्टर 8 ईयर्स आप रिडीम कर सकते हैं. 8 ईयर्स का लॉक इन पीरियड होता है. ऑल्सो 5 साल बाद भी आप इसको निकाल सकते हैं, बट जो जनरल वो होता है वो 8 ईयर्स का लॉक इन पीरियड होता है. 5 ईयर बाद कुछ कंडीशंस के साथ आप इसको निकाल सकते हैं. लेकिन तो 8 ईयर्स बाद जो देन प्रिवेलिंग गोल्ड का जो प्राइस होगा उस पर आपको रिटर्न मिलेगा. ओके, नाउ रिस्क क्या है इसके? क्योंकि ये जो बॉन्ड्स हैं उसकी प्राइस रिफ्लेक्ट करती है गोल्ड के साथ, तो अगर गोल्ड की प्राइसेस में कुछ चेंज आता है ऊपर या नीचे तो वो इसमें भी रिफ्लेक्ट करेगा. तो आपके कैपिटल लॉसेस हो सकते हैं अगर गोल्ड का प्राइस नीचे गया तो. नाउ ज़रूरत क्या है सच बॉन्ड्स की? तो हमारे यहाँ गोल्ड की डिमांड बहुत ज़्यादा है और सारा गोल्ड हमको इंपोर्ट करना पड़ता है. हमारे यहाँ गोल्ड बहुत कम बनता है. ओके, सारा गोल्ड हम इंपोर्ट करते हैं, तो उससे हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो काफ़ी हाई जाता है. उसी को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने ये स्कीम लॉन्च की थी, जिससे हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्रोल में रहे. ओके, नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक इज नेशनल माइग्रेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम. ऊपर जैसे हमने डिस्कस किया था कि ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने डेवलप किया है. इसमें कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और माइग्रेंट वर्कर्स का एक ये रिपोजिटरी है. इससे आपके पास उनका मोबाइल नंबर होता है, आप उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर सकते हैं. ओके, मूवमेंट को मॉनिटर कर सकते हैं. इससे अगर कभी भी ऐसा होता है कि कोई कोरोना पॉजिटिव पाया गया तो आप हर कॉन्टैक्ट को इंडिविजुअली ट्रेस कर सकते हैं. ओके, नाउ वी मूव फॉरवर्ड. अगला जो टॉपिक है वो आयरन मैंगनीज बेस्ड बायोडिग्रेडेबल अलॉय. जैसा कि ऊपर भी डिस्कस हमने थोड़ा सा किया था कि ये फिजिकल इम्प्लांट्स के लिए यूज होगा, और जो अभी परमानेंट इम्प्लांट्स यूज किए जाते हैं उनके काफ़ी साइड इफेक्ट्स होते हैं बॉडी पे. लाइक थ्रोम्बोसिस हो जाता है आपको, फिर पॉइजनिंग हो सकती है एक टाइम बाद. ओके, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो सकता है. नाउ इसको डेवलप करने के लिए कन्वेंशनल मेल्टिंग और पाउडर मेटलर्जी टेक्निक्स का यूज किया गया था.
और ये नॉन मैग्नेटिक फॉर्म ऑफ आयरन होता है, तो MRI कंपैटिबल भी है। ओके, हमेशा ये होता है कि कोई भी जो मैग्नेटिक मटेरियल होता है वो MRI में कंपैटिबल नहीं होता है, तो ये एक नॉन मैग्नेटिक फॉर्म है। नाउ इट एग्जिबिट्स मैकेनिकल इंटीग्रिटी फॉर 3 to 6 months एंड कंप्लीटली डिसअपियर्स फ्रॉम द बॉडी इन 12 to 24 months। 1 से 2 साल के अंदर ये पूरा इम्प्लांट बायोडिग्रेडेबल है, इसलिए डिसअपियर हो जाएगा। और अब रीजनरेशन कैसे होगा टिश्यूज का, तो कैल्शियम फॉस्फेट डिपॉजिट्स हो जाते हैं इम्प्लांट पे ड्यू टू लोकल एल्कलाइजेशन, और उनके ऊपर सेल्स जमा हो जाती हैं जिससे टिश्यूज फॉर्म हो जाती हैं। तो रीजनरेशन ऐसे होता है। ना जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है इवन अंडर अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, तो MRI कंपेटेबिलिटी है इसमें। फिर ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दीज आर लाइक परमानेंट टाइटेनियम एंड स्टेनलेस स्टील मेटेलिक इम्प्लांट्स विच आर वेरी कॉस्टली, तो ये कॉस्ट इफेक्टिव है। नाउ विल मूव फॉरवर्ड। अगला टॉपिक है बाल्टिक ट्रेवल बबल। सो जो बाल्टिक कंट्रीज हैं, एस्टोनिया, लिटविया एंड लिथुआनिया, इनने अपने बॉर्डर्स इन्हीं 3 कंट्रीज के अमंग खोल दिए हैं। मतलब एस्टोनिया के जो रेसिडेंट्स हैं वो लेटविया आ सकते हैं, और जो लेटविया के जो रेसिडेंट्स हैं वो लिथुआनिया, एस्टोनिया आ जा सकते हैं। बाकी अगर किसी कंट्री के कोई भी रेसिडेंट्स इन 3 कंट्रीज में आते हैं तो उनको एक सेल्फ इम्पोज्ड क्वारंटीन में रखा जाएगा 14 दिन के लिए। ओके, नाउ व्हाई इज दिस इम्पोर्टेंट? इतनी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, जस्ट हम इसका थोड़ा मैप देखेंगे। ये जो गल्फ ऑफ रीगा है, एज यू कैन सी दिस, इट इज बिटवीन एस्टोनिया एंड लिटविया। नाउ जो अगली चीज है वो गल्फ ऑफ फिनलैंड, इट इज बिटवीन फिनलैंड एंड एस्टोनिया, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। फिर अगेन जो बाल्टिक सी है, बाल्टिक सी की जो सराउंडिंग कंट्रीज हैं वो आपको याद रखनी है। दीज कंट्रीज आर डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, जर्मनी, लेटविया, लिथुआनिया, पोलैंड, रशिया, स्वीडन। ओके, तो ये आपको कंट्रीज याद रखनी है, इसलिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। नाउ एक और इसका रेलेवेंस ये है कि जब बाकी कंट्रीज में लॉकडाउन से रिलैक्सेशन मिलेगा तब ये एक हमारे लिए इंडिकेटर है कि कैसे बिहेवियर हम कर सकते हैं, कैसे धीरे धीरे हम रिस्ट्रिक्शंस हटा सकते हैं। ओके, दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। नाउ विल मूव फॉरवर्ड। अगला टॉपिक जो है वो है ट्रोग्लोमाइसिस पिटेरी। ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बट जस्ट बिकॉज इसका जो नेम है वो काफ़ी यूनिक है, पिटेरी। इट इज एक्चुअली आइडेंटिफाइड थ्रू एन ओल्ड फोटोग्राफ फ्रॉम ट्विटर। ओके, इसलिए इसका नाम ट्रोग्लोमाइसिस पिटेरी है। तो बेसिकली इट इज अ टाइप ऑफ पैरासाइटिक फंगस। आपको ये चीज़ याद रखनी है कि ये पैरासाइटिक फंगस है, फंगस। दिस इज इंपॉर्टेंट। नाउ इट बिलोंग्स टू एन order called Labellibranchiales, which is fungal parasites that attack insects and millipedes। और ये आउटसाइड ऑफ होस्ट ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। कुछ पैरासाइट्स इनसाइड होस्ट ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म आउटसाइड होस्ट ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। तो ये आउटसाइड होस्ट ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। ओके, ये चीज़ आपको याद रखनी है। नाउ वील मूव फॉरवर्ड टू आवर लास्ट टॉपिक। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ह्यूमन चैलेंज स्टडीज। अब ह्यूमन चैलेंज स्टडीज क्या होती हैं? तो ह्यूमन चैलेंज स्टडीज इन्वॉल्व द डेलिबरेट इन्फेक्शन ऑफ हेल्दी वॉलंटियर्स। जैसे कोविड-19 के लिए रिसर्च करनी है आपको वैक्सीन के ऊपर, तो आप एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड इंडिविजुअल्स वॉलंटियर्स को आप इन्फेक्ट करेंगे पहले, और फिर उन वैक्सीन को उनके ऊपर टेस्ट करेंगे। ओके, तो WHO ने रिसेंटली ह्यूमन चैलेंज स्टडीज को परमिट किया है, एंड मोर देन 20,000 पीपल फ्रॉम 102 कंट्रीज हैव एनरोल्ड ऑन अ US वेबसाइट टू इन्फेक्ट देमसेल्व्स वॉलंटरीली। इन लोगों ने चूज किया है कि इनको आप इन्फेक्ट कर सकते हैं। ओके, टेस्ट करने के लिए। द एम इज टू टेस्ट वेदर अ गिवन वैक्सीन वर्क्स ऑन एनी ऑफ दीज इन्फेक्टेड पर्सन्स। ओके, तो ये इसका एम था। और बेनिफिट्स क्या हैं? तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये फास्टर टू कंडक्ट होती हैं, ये हम बहुत जल्दी पता लगा सकते हैं और मल्टीपल वैक्सीन को एक साथ ट्राई कर सकते हैं। अलग अलग इंडिविजुअल ग्रुप्स में अलग अलग वैक्सीन देके सबकी इफेक्टिवनेस ट्राई की जा सकती है। अब ये फास्ट क्यों है? क्योंकि नेचुरल कंडीशंस में आपको वेट करना पड़ेगा कि कोई एक पर्सन उस इन्फेक्शन को रिसीव करे पहले और फिर उस पर आप ट्रायल करें, तो दैट इज़ वेरी स्लो प्रोसेस। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इट विल हेल्प टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट द ह्यूमन इम्यून रिस्पॉन्स टू डिसीजेस। ओके, टू टेस्ट द प्रिवेंटेटिव एंड थेराप्यूटिक मेजर्स। ऑल्सो इनने रिसेंटली हेल्प की है हमारी टाइफाइड और कोलेरा वैक्सीन को डेवलप करने के लिए। ओके, सबसे पहले एडवर्ड जेनर ने ये टेक्निक यूज की थी, उन्होंने स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीन निकाली थी। एडवर्ड जेनर फॉर स्मॉल पॉक्स।
ओके। उनने अपने गार्डनर के जो सन था उसको इन्फेक्ट किया, पहले स्मॉल पॉक्स से, और फिर अपनी वैक्सीन को ट्राई किया। तो आज रिजल्ट्स हमारे सामने हैं कि स्मॉल पॉक्स पूरी दुनिया से इरेडिकेट हो चुका है। ओके, so that's why it is very significant. Now, how necessary is the program for COVID-19? तो COVID-19 को रिजॉल्व करने के दो ही तरीके हैं हाल ही में हमारे पास, एक है हर्ड इम्यूनिटी और दूसरी है वैक्सीन्स। नाउ हर्ड इम्यूनिटी में क्या होता है कि आप 60% पॉपुलेशन को इन्फेक्ट होने दें। जब 60% पॉपुलेशन आपकी इन्फेक्ट हो जाएगी तब ऑटोमेटिकली एंटीबॉडीज डेवलप हो जाएंगी और डिसीज फर्दर स्प्रेड नहीं होगी। लेकिन इससे जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि काफ़ी लाइफ्स लॉस होंगी। 60% पॉपुलेशन अगर इन्फेक्ट होती है तो सोचिए कि अगर 2% भी मोर्टेलिटी रेट है तो कितनी लाइफ्स का लॉस होने वाला है। फिर जो दूसरा है वो है वैक्सीन, और वैक्सीन अभी तक कोई भी डेवलप नहीं हुई है। ओके, सो दैट्स व्हाई these human challenge studies are very important to develop these vaccines. Now, is it ethical? So there is no easy way to answer this. Okay, WHO ने guidelines जारी की हैं, उसमें ये बोला है कि it is important to choose volunteers with care, with full disclosure given and informed consent sought from them. Okay. Now एक और जो स्टडी है वो ये बताती है कि 18 to 30 का जो एज ग्रुप है उसमें हॉस्पिटलाइजेशन जो रेट्स हैं कोविड-19 के रिलेटेड वो अराउंड 1% एंड फैटेलिटी और भी कम है 0.03%। सो ये जो पर्टिकुलर एज ग्रुप है इसके वॉलंटियर्स को हम यूज कर सकते हैं इन ह्यूमन चैलेंज स्टडीज के लिए। ओके, तो हियर वी फिनिश आवर करंट अफेयर्स मॉड्यूल फॉर 18th of May. We will meet tomorrow. Thank you.